चलो हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक बार फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पढ़ चुके थे, समझे ना। अब इसके बाद हम लोग जो है इसमें रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ते थे, क्या क्या पढ़े थे वो हम आपको बता दे रहे हैं। अभिक्रिया मतलब क्या है उसको पढ़ लिए थे, रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसको पढ़ लिए थे, फिर रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको पढ़ लिए थे, समीकरण को संतुलित करने के लिए पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद जो है हम लोग अभिक्रिया को मतलब कैसे अभिक्रिया बनता है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये सब पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद एकल विस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ लिए थे, है ना। अब एकल विस्थापन के बाद आज हम लोग क्या करेंगे, द्विविस्थापन की ओर चलेंगे। तो पहला देख लीजिए ये क्या था, एकल विस्थापन। देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया को सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम बताए थे कि जौन ज़्यादा क्रियाशील होता है वो क्या करता है जी, वो उसके मतलब जो यौगिक रहता है उस यौगिक से उस कम क्रियाशील धातु को हटा देता है और हटा कर क्या करता है उसका स्थान वो खुद ग्रहण कर लेता है ना। यही क्या था, एकल विस्थापन था। अब हम लोग चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में। उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हम लोग इसको कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए उभय मतलब देखिए यहाँ पर द्वि मतलब क्या होगा कि यहाँ पे दोनों तरफ से यानी इस यौगिक में से और इस यौगिक दोनों में से क्या होगा जी, आयनों का, यानी यहाँ पे जो धातु है और इस धातु का क्या होगा, आदान प्रदान हो जाएगा, समझे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया कि उभय विस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो क्या करते हैं जी, नया नया यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिए पहले हम क्या बताएं, हम बार बार बोले हैं कि अभिक्रिया जो होती है ऐसे थोड़ी तो दर्शाया गया है ना, अभिक्रिया किसी बीकर में बोलो चाहे पात्र में होता है, समझे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर इसमें डाल दिया गया क्या है, यहाँ पर हम डाल दिए हैं क्या बोले तो इसको NaCl बोल दे रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या डाल दिया गया है, यहाँ पर AgNO3 डाल दिया गया है, सिल्वर नाइट्रेट है और क्या है यहाँ पर जी, सोडियम क्लोराइड है। अब यहाँ पर जाएगा तो ये दोनों आपस में टूट जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा क्या करेंगे, बाहर से हीट करेंगे ना तो दोनों टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि Ag प्लस और क्या हो जाएगा यहाँ पर NO3 माइनस में आ जाएगा, समझें। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ना कि यहाँ पे माइनस वाला जो प्लस वाला जो है यहाँ के माइनस वाला के साथ मिल जाएगा और यहाँ वाला जो प्लस वाला माइनस वाला यहाँ वाला के प्लस के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जुड़ कर देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे बन जा रहा है सिल्वर क्लोराइड। क्या बन रहा है जी, सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, समझे। आइसोडियम नाइट्राइट हो गया, है ना। तो ये ऐसे करके अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे अपना आयन में टूट जा रहा है। किस में टूट जा रहा है जी, आयन में ये टूट जा रहा है और टूट कर आयन में टूट गया और टूट कर क्या कर जाएगा जी, ये एक दूसरे से क्या कर लेगा, संयोग कर लेगा। एक दूसरे से क्या करेगा जी, संयोग कर लेगा। ये वाला इससे करेगा और ये वाला जो है इससे कर लेगा, तो बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ पर तो यही क्या होता है,
उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। यानी सीधे ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है जी, दो यौगिकों में क्या होगा, वहां पे आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम खलास, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक और रिएक्शन है, ये है बेरियम क्लोराइड, ये क्या है जी, सोडियम सल्फेट है। तब बेरियम क्लोराइड भी क्या कर जाएगा, यहाँ टूट जाएगा Ba+ में और Cl2- में टूट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा जी, Na+ में टूट जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर SO4 जो होगा वो माइनस में टूट जाएगा और ऐसे टूट के ये क्या कर जाएगा, NaCO4 बन जाएगा, यानी बेरियम सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे करके क्या होता है, देखिए ये क्या है, यहाँ पे प्लस क्या है जी, यहाँ पर आयन है, क्या है, यहाँ पर आयन है, ईंधन आयन है, और ये क्या है, ये भी आयन ही। तो ये कौन सा आयन है, ये वाला ऋण आयन है ना। तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं कि ये आयन जो है, ये आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। इसके वाला प्लस वाला इसके उस साथ मिल जाता है माइनस के, और एकर माइनस वाला क्या कर जाएगा जी, इसके प्लस वाला से जुड़ जाएगा, समझे। और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण यहाँ पर हो जाता है ना। तो ये बहुत ही क्या है जी, बहुत ही आसान है, समझे। अब उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं। अब उसके बाद है अगला पॉइंट, अब यहाँ पे फेरस क्या है, फेरस सल्फाइड। तो यहाँ पर देखिए फेरस सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड का याद रखिएगा सूत्र जो होता है Fe(S) होता है, समझे। फेरस सल्फाइड का सूत्र क्या होता है जी, Fe(S) होता है, Fe(S). और देखिए, और ये किसका है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, फेरस सल्फेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तब क्या बन जाता है जी, यहाँ पर फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। यहाँ पर कैसे बनेगा, वही अभी बताएं कि अपने आयनों का क्या करता है जी, एक्सचेंज करता है, आयनों को क्या करता है, वो आदान प्रदान करता है। जैसे में हम आपको बताए हैं कि ये वाला टूट जाएगा प्लस में, ये वाला माइनस में, ये हाइड्रोजन प्लस में और ये SO4 क्या टूट जाएगा जी, माइनस में। जैसे ही ये टूटेगा, अब क्या कर जाएगा, तब प्लस वाला माइनस के साथ या माइनस वाला प्लस के साथ चल जाएगा। तो जैसे ही माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा और प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा ना, वैसे ही एक और मतलब यहाँ पर यौगिक का क्या कर जाएगा, यहाँ पर निर्माण हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक अलग। और याद रखिएगा, यहाँ पे जो यौगिक रहेगा ना, ओकरा से एकरा में जो नेचर रहता है, वो सब के सब क्या रहता है जी, अलग अलग रहता है। यहाँ पर फेरस, यहाँ पर देखिए ये अम्ल था और यहाँ पर फेरस सल्फेट बन गया, यानी यहाँ पर लवण का निर्माण हो गया है ना। तो यहाँ पे इसका नेचर और इसके नेचर में क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है, ठीक। अब उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट है, ये वाला कॉपर सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो जब कॉपर सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तब क्या बनता है जी, कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ भी वही है, यहाँ भी क्या बनेगा जी, अपना आयन में टूट जाएगा, समझे, आयन में टूट जाएगा, Cu+ आयन में टूट जाएगा, SO4 आयन में माइनस में टूट जाएगा। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा प्लस में, आई क्या कर जाएगा जी, S माइनस में टूट जाएगा, समझे। और यहाँ पर जब बतेले किए हैं कि उभय विस्थापन में क्या होता है, आयनों का ही एक्सचेंज होता है, प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा और ये इसके साथ चला आएगा, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर देगा, सल्फ्यूरिक समझे। अब यहां पर देखिए, गलत लिखा गया भाई,
अब यहाँ पर देखिए वही बात यहाँ बोला गया क्या कि जब कॉपर सल्फेट के नीले, अब हाँ इसका हम बताए थे एक बार, और इसका नाम एक और होता है नीला थोथा, नीला थोथा या तुतिया इसको कहते हैं, या कहते हैं, समझें। अब है कि कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है, तब कॉपर सल्फाइड का काला अवक्षेप मतलब यहाँ पर मिल जाता है, याद रखिएगा। यहाँ बताए थे कि ये तीर क्या दर्शाता है जी, अवक्षेपण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अवक्षेपण को दर्शाता है। अवक्षेपण का मतलब क्या कि जब अभिक्रिया होगा और अभिक्रिया होने के दौरान जब कोई यौगिक जो होता है ठोस के रूप में क्या करता है, अभिक्रिया में नीचे बैठ जाता है, वही बैठा हुआ चीज क्या कहलाता है यहाँ पर जी, अवक्षेपण कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन में रह जाता है, समझें। यहाँ जो होता है ये क्या करता है, आयन में भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए विलयन है ऐसे, तो यहाँ बन गया ये क्या जी, यहाँ ये विलयन बन गया, तो सल्फ्यूरिक अम्ल इस विलयन में रह जाएगा और यहाँ पर नीचे क्या बैठ जाएगा इसका, कॉपर सल्फेट सल्फाइड के, कॉपर सल्फाइड के अवक्षेप बच जाएगा, समझें। तो ये सब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या भी ध्यान देना है जी कि बस अगर यहाँ पे हम किसी दो यौगिक में क्या करते हैं, विक्रिया करवाते हैं, तब क्या हो जाता है यहाँ पर जी, कॉपर सल्फेट और यहाँ पे देखिए तब क्या होगा, एक नया मतलब यौगिक का निर्माण होगा, समझे। दो गो नया यौगिक का निर्माण होगा, दोनों नया यौगिक का जो होगा न गुण वो पहले वाले से भिन्न होगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है यहाँ पर कि लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर विलयन क्या होता है, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। याद रखिएगा ये क्या है जी, लेड नाइट्रेट, सूत्र याद रखिएगा लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट बोलो चाहे नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड है, जब इसको डालते हैं यहाँ पर ये क्या है जी, यहाँ पर एगो ऐसे का में लेड नाइट्रेट भरा हुआ है। क्या इसका क्या नाम है, लेड नाइट्रेट है, समझे ना। अब एक में क्या डाल दिए हम लोग, KI डाल दिए, पोटेशियम आयोडाइड। तो इस विलयन का रंग कैसा हो जाता है जी, तो इस विलयन का जो रंग हो जाएगा ना, इस विलयन का रंग जो हो जाएगा पीला हो जाएगा, मतलब पीला अवक्षेप यहाँ पर इसको नीचे में है, विलयन का रंग पीला नहीं होगा, पीला अवक्षेप मिलेगा, अवक्षेप प्राप्त होगा, समझे। यहाँ पर क्या होगा, लेड नाइट्रेट का क्या मिलेगा जी, यहाँ पर पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब है अवक्षेपण अभिक्रिया, अभी जिसके बारे में पढ़ रहे थे अब वही पढ़ना है हम लोग। अवक्षेपण अभिक्रिया पहले क्या है, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं हम लोग। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, उसे क्या कहते हैं जी, अवक्षेपण। मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या है जी, यहाँ पर एगो बीकर लिए हुए हैं, का में हम बहुत सारा मतलब अलग अलग दो गो विलयन को मिलाए हुए हैं। इस विलयन में क्या क्या मिलाए हैं जी, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड मिला दिए हैं और
और सिल्वर नाइट्रेट मिला दिए। जब ये दोनों हम मिला देंगे तब क्या होगा कि इसमें अभिक्रिया होगा। क्या होगा जी? यहाँ पे अभिक्रिया होगा, और ये अभिक्रिया होगा ना, तो ये अभिक्रिया क्या करेगा जी? यहाँ पर ये टूट जाएगा, Na प्लस और माइनस में टूटेगा, यहाँ भी प्लस और माइनस में टूट जाएगा, और टूट कर क्या करेगा जी? यहाँ पर क्या बनाएगा? AgCl बनाएगा, और क्या बना देगा जी? NaNO3 बना देगा। समझें? अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे ही ये दोनों मिलके ये नया चीज बनाता है, तो ये कैसा होता है जी? ये होता है दही के जैसा होता है। कैसा होता है? दही के जैसा। सिल्वर क्लोराइड का जो विलयन में जो पृथक जो मिलता है वो दही के जैसा होता है, सफेद। समझें? और ये आसानी से क्या कर जाता है? वो एकरा में नीचे बैठ जाता है, एकरा में नीचे बैठ जाता है। सिल्वर नाइट्रेट क्या कर जाता है? नीचे आके बैठ जाता है, बाकी विलयन ऊपर में है रह जाता है। तो बस सिंपल यही जानना है। ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं कि जब सरफ उरफ घोटते हैं तो उसमें करते हैं, तो उसमें से थोड़ा दाना होता है, वो दाना क्या करता है? जो का में जब घोटते हैं तो नीचे जब वो पकड़ ऐसे करके उठा कर देखते हैं ना, तो का में से हल्का हल्का वो बैठा हुआ दिखता है ना। उसी प्रकार अवक्षेपण अभिक्रिया में भी अगर हम लोग ऐसे बीकर में करते हैं तो अभिक्रिया करके तब क्या करता है जी? यहाँ पर Ag यानी सिल्वर क्लोराइड बनता है, और सिल्वर क्लोराइड क्या कैसा रहता है? दही के जैसा, मतलब ठोस रहता है, सफेद रहता है। समझें? और ये सिल्वर यानी नीचे में है, मतलब पेंदी में जाके वो बैठ जाता है, और यही क्या कहलाता है जी? अवक्षेप। ये क्या कहलाता है? अवक्षेप। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। समझें? तो याद रखिएगा कि जो ठोस पदार्थ रहेगा वो विलयन से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बस इसमें इतना ही याद रखना है कि अगर हम लोग कोई दो गो विलयन को क्या करते हैं? अभिक्रिया करवाते हैं, तब उस विलयन में क्या होता है? जब अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया होने के बाद एक ठोस रूप में मिलता है पदार्थ, है ना। अब वो पदार्थ क्या हो जाता है? विलयन से अलग हो जाता है। वही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी? अवक्षेपण कहते हैं। बस इतना ही याद रखना है। अब उसके बाद क्या है जी? उदासीन अभिक्रिया। तो बहुत हल्का है। उदासीन अभिक्रिया मतलब क्या? एकरा में है जी कि अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करवा दीजिए, अम्ल या भस्म के साथ क्या कर दीजिए जी? अभिक्रिया कर दीजिए, और क्या बन जाता है? वो लवण का निर्माण कर लेता है। वही क्या होगा? उदासीन अभिक्रिया होगा। ठीक है, यहां से डिफिनेशन पकड़ में चलाएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार या भस्म आपस में मिलकर क्या करते हैं जी? लवण का निर्माण करता है और जल का निर्माण करता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी? उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। बस याद रखिए कि अम्ल और क्या भस्म जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण और जल का निर्माण करेगा। यहां पर देखिए क्या है जी? HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है जी? वो मतलब भस्म है। ये क्या है जी? भस्म है। ये क्या है? अम्ल है। समझें? ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है जी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यहां पर क्या बन जाता है जी? क्या बनता है? यहां पर सोडियम क्लोराइड बनता है। ये एक लवण है। क्या है? एक लवण है। और ये क्या है? यहां पर ये वाला जो है ये जल है। जल का सूत्र तो आप लोग जान ही कर रहे होंगे, है ना। तो याद रखिएगा यही यहाँ पे सीधे एक ही लाइन में कि जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण मिलता है और जल प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं जी? उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी है सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन रहा है यहाँ पे? पोटेशियम सल्फेट, और यहाँ पर जल का निर्माण हो जा रहा है। ठीक। अब उसके बाद है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, है ना। तो देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित यानी होता है। बस इतना ही याद रखना है कि वैसा
रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लिए हम लोग हाइड्रोजन ले लिए हैं, फिर यहाँ पर क्या ले लिए हैं, क्लोरीन ले लिए हैं, समझे ना। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को ले लिए हैं, तो ऐसे ही इसको रखे हुए तब अभिक्रिया इसमें नहीं हो रही थी। जैसे ही इस पे क्या किए, थोड़ा सा जी इसको हीट दिए यानी सूर्य का प्रकाश दिए, क्या दिए, प्रकाश। जैसे ही प्रकाश दिए तो क्या हो जाएगा, ये आपस में संयोग कर लेगा। क्या कर लेगा जी, आपस में संयोग करेगा। जैसे ही आपस में संयोग करेगा क्या बन जाएगा, HCl का निर्माण कर देगा यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ये अभिक्रिया हम आपको बार बार बोलते हैं कि कहाँ होता है, इसे लैब में होता है। यहाँ पर हम क्या डाल दिए हैं जी, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या डाल दिए हैं जी, क्लोरीन डाल दिए हैं। ये क्या बन जाता है, फिर मिलके HCl का निर्माण हो जाता है। समझें कि कैसे होगा, जब क्या लगेगा इसमें, सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश। तो याद है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो बस एक ही लाइन में याद रखना है क्या जी, कि जब वैसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, यहाँ पर देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आप लोग बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे, है ना, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ही होता है। उसी के द्वारा क्या होता है, पौधे में अपना भोजन बनता है, ठीक ना। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा ही वो बना पाता है ना। यहाँ पर देखिए पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है, सब पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया का मतलब है, उदाहरण है ना। तो क्या हम लोग मारेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसमें हरे पौधे वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है ना। यहाँ पर क्या होता है जी, ऐसे यहाँ जो हरा पौधा रहता है इसमें छिद्र रहता है ऐसे, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल रहता है, आप लोग जानवे करते हैं क्लोरोफिल रहता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, यहाँ पर सूर्य को प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है, क्लोरोफिल करता है। अब यहाँ पर क्या है जी, इसमें जो है इसमें स्टोमाटा यानी रंध्र रहता है। रंध्र के द्वारा क्या होता है जी, CO2 अंदर जाता है, CO2 अंदर जाता है, CO2 अंदर जाता है, समझें। और यहाँ से फिर क्या होगा, इधर जड़ी से क्या आ जाएगा जी, H2O आ जाता है। और ये सब मिलकर क्या करता है जी, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाता है, यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या किसका करता है निर्माण जी, ग्लूकोज, ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन का। और ये ऑक्सीजन जो होता है यही रंध्र के द्वारा फिर ये बाहर निकल जाता है ना। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी जो होती है, याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। प्रकाश संश्लेषण को करने के लिए क्या क्या चाहिए जी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O चाहे जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को अवशोषित पत्ता नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होगा। अब जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी नहीं होगी। प्रकाश क्लोरो ठीक। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पर। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या हो, यहाँ पे आगे में थोड़ा सा भी और यहाँ पर
थोड़ा सा है यहाँ पे देखिए। अब क्या कि सिल्वर क्लोराइड, जैसे में सिल्वर क्लोराइड है ना। सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है जी, सफेद होता है, समझे ना। तो जैसे ही इस पे सिल्वर क्लोराइड पर जैसे ही क्या पड़ जाएगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ये क्या कर जाएगा, ये दो भागों में टूट जाएगा। क्या बन जाएगा जी, सिल्वर और क्या बन जाएगा, क्लोरीन का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि सिल्वर ब्रोमाइड पर जैसे ही मतलब सूर्य का प्रकाश आता है, सिल्वर ब्रोमाइड पर भी क्या आएगा जी, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो ये भी क्या करता है, टूट जाता है, और टूट कर क्या कर लेता है, ये सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है जी, सिल्वर आयोडाइड है, तो सिल्वर आयोडाइड में भी क्या होगा, सूर्य का प्रकाश ऐसे ही आएगा और फिर क्या होगा, सिल्वर में टूट जाएगा और यहाँ पे आयोडीन अलग हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए क्या होता है ना कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले जो फिल्म की सतह यानी जो रील होता है ना, ओकरा पे हम लोग क्या करते हैं जी, सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाते हैं। याद रखिएगा, जो रील जो होता था पहले है ना, जो कैसेट में, उस पे जो उसका लेप जो चढ़ाया जाता था वो किसका रहता था, यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड का रहता था। ठीक है, अब आगे है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है और अवकरण अभिक्रिया क्या है, ये बारी बारी से हम लोग जानेंगे। पहले याद रखिएगा यहाँ पे कि वैसी अभिक्रिया या वैसी प्रक्रिया बोलेंगे, चाहे वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा जी, ऑक्सीजन जाकर जुड़ेगा, है ना। यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या करता है, किसी तत्व से जुड़ता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर कोई भी तत्व से अगर वो निकलता है तब क्या कहते हैं उसको जी, ऑक्सीजन जब बाहर निकल जाएगा ना और हाइड्रोजन जब जुड़ जाता है तो उसे हम लोग अवकरण कहते हैं, समझें। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब क्या है जी, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। याद रखिएगा, यानी क्या बोला कि या तो ऐसे बोल सकते हैं कि किसी मतलब यौगिक में जाके, यानी किसी यौगिक में जाकर क्या हो जाएगा जी, या तत्व में जाकर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, फिर भी कहलाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, या तो हाइड्रोजन निकल जाएगा तभी भी क्या कहलाएगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, कार्बन को जैसे ही हम लोग जलाते हैं वायु की उपस्थिति में तो वायु के संपर्क में आएगा, और जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसके साथे में वायु हो जाएगा, यानी वायु जो होगा वो कार्बन के साथे जुड़ जाएगा, और जैसे ही कार्बन के साथ जुड़ जाएगा वायु, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देगा। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या जुटा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुट न गया जी, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर जुड़ गया। हम यहाँ पर डिफिनेशन क्या दिए हैं कि जगह में ऑक्सीजन जुड़े, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो जाएगा, है ना। तो ये हाइड्रोजन सॉरी यहाँ पे कार्बन का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे सल्फर है, तो सल्फर में क्या होगा, यहाँ सल्फर को भी वायु के उपस्थिति में जलाएंगे तब क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब ये सल्फर जैसे वो एक जो ऑक्सीजन है इसके संपर्क में आ जाएगा, इसके साथे हो जाएगा, जैसे ही उसके साथे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो बस इतना ही याद रखिएगा ऑक्सीकरण में कि ऑक्सीजन जोड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक, कोई एक भी प्रक्रिया हो रहा है, यानी ऑक्सीजन अगर जुड़ भी रहा है तब क्या हो जाता है जी, यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक, समझें। अब आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे है ना कि कोई यौगिक में से, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। अब देखिए याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण और अवकरण जो अभिक्रिया होता है दोनों साथ साथ होता है ना। ऑक्सीकरण और अवकरण का अभिक्रिया जो होता है वो दोनों साथ साथ होता है, न इसके बिना वो होगा न उसके बिना ये होता है। ठीक, अब यहाँ पर याद रखिएगा क्या जी, यहाँ पे तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैंगनीज डाइऑक्साइड
के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस मतलब निकलती है। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर ना कि ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करते हैं जी, मैग्नीज, क्या है यहाँ पे, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड को जैसे ही गर्म करते हैं तब यहाँ पे क्या होता है ना कि पहले ऑक्सीजन किसके साथ है, यहाँ पर मैग्नीज के साथ है, तो मैग्नीज से क्या कर जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और निकल के किस में जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ चल जाएगा। और ये जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन ये क्या कर जाएगा, इसके साथ चला आएगा, समझें। तो यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन जो यहाँ से निकल गया, तो जो अब ऑक्सीजन निकल जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग अवकरण कहते हैं, समझें। और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया तो किसके साथ जुड़ा, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, तो ऑक्सीजन के थी यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा जी, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, समझें। और यहाँ से देखिएगा ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन में से ये हाइड्रोजन तो निकल गया, तो हाइड्रोजन निकल गया तो क्या कर जाएगा, यहाँ पर इसका अवकरण हो गया, समझें। या तो हाइड्रोजन निकले या तो ऑक्सीजन निकल जाए। यहाँ पे क्या, एक सेकेंड, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया तो इसका क्या होगा जी, अवकरण हो गया, समझें। तो ऐसे करके यहाँ पर दोनों साथ साथ ही होता है। याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण और अवकरण की प्रक्रिया जो होती है वो दोनों हमेशा साथ साथ ही होती है, समझे। अब यहाँ से जो अभिक्रिया करता है, तो यहाँ से जो अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा जी, मैग्नीज क्लोराइड और वाटर बनेगा, और क्लोरीन यानी क्लोरीन जो गैस होगा वो फिर अपना बाहर निकल जाता है। इसमें क्या होता है ना कि HCl से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, अतः इस अभिक्रिया में HCl का क्या हो गया जी, ऑक्सीकरण। अगर यौगिक के तौर पर लेते हैं, तत्व के तौर पर हम बताए थे उस समय, ठीक है। अगर यौगिक के तौर पर लेते हैं तो यहां से इस यानी HCl से हाइड्रोजन निकल गया है ना, तो जब हाइड्रोजन निकलेगा तो HCl का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो यहाँ यौगिक के लेवल पर देखें, और फिर यहाँ पर मैग्नीज क्लोराइड से क्या निकल गया जी, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया, तो वहां पे अवकरण हो गया, ठीक। इस प्रकार से होता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या अवकरण। तो अवकरण अभी बताए किए हैं क्या कि इसमें उससे उल्टा होता है, ऑक्सीकरण के जस्ट उल्टा होता है कौन, अवकरण होता है। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन निकल रहा था और ऑक्सीजन जुड़ रहा था, है ना, लेकिन अवकरण में क्या होगा जी, ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, समझे। फिर से यहां पर देखिएगा क्या बोले अभी हम कि ऑक्सीकरण में क्या होगा जी, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक, और हाइड्रोजन वहां से निकल जाता है। अवकरण में क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़ जाता है और क्या निकल जाता है जी, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल जाता है, ठीक। यानी ए के याद रखिएगा, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर याद रहेगा, है ना। यानी ऑक्सीकरण का याद है हमको कि ऑक्सीजन क्या करता है जी, जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे तो उसका में से जो निकल रहा था वो एक इसमें जुड़ जाएगा, और जो का में से जुड़ रहा था वो बाहर निकल जाएगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक के ऑक्सीजन का निष्कासन होता है ना। किसी यौगिक से हाइड्रोजन का जोड़ यानी संयोग होगा या ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, जहां से निष्कासन हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर देखिए, तो ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है जी, क्लोरीन है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन में क्या होता है जी, आके हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जा रहा है, यानी क्लोरीन का क्या हो गया, यहाँ पे अवकरण हो गया। क्लोरीन का क्या हो गया जी, यहाँ पे अवकरण हो गया, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ गया, यहाँ पर क्लोरीन के साथ में जुड़ गया है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि किसी तत्व में हाइड्रोजन का संयोग, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अब वही बताए हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है जो ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन क्या कर जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन जो हो जाएगा इसमें
ऑक्सीजन में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया, अवकरण हो गया है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, ये बन गया। ठीक, बन गया ना, यहाँ पर क्या बन गया, जल बन गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण की अभी जो प्रक्रिया होती है, अभी हम कितने बार बोल चुके हैं, है ना, कि ऑक्सीकरण और अवकरण की जो अभिक्रिया होती है ना, वो दोनों क्या होता है जी, साथ साथ होता है ना। तो याद रखिए, क्या थी, याद रखिएगा यहाँ पे क्या, कि ऑक्सीकरण और अवकरण की, ऑक्सीकरण और अवकरण की जो प्रक्रिया होती है, जो अभिक्रिया होती है, वो दोनों सदैव साथ साथ ही होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या है, Cu यानी कॉपर ऑक्साइड है ना, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ना, कि यहाँ से जो अभिक्रिया इसको साथ करेगा, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, यानी यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ऑक्सीजन का निकलना मतलब क्या, अवकरण हो जाएगा, अवकरण। ऑक्सीजन का निकलना मतलब हो जाएगा अवकरण, समझें। और एकरा में जो हो रहा है ना, एकरा में हाइड्रोजन क्या, सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, और ये देखिए, अगर ये अभिक्रिया हम करवा रहे हैं इसमें और इसमें, तब क्या होगा जी, ये दोनों साथ साथ होता है। और जब ये दोनों साथ साथ होगा, तो ये दोनों प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यहाँ भी देखिए, तो यहाँ पे यहाँ याद रखिएगा क्या, कि जिसको से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा, जिसको से हाइड्रोजन क्या कर जाएगा जी, निकल जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक, और जहां पे ये क्या कर जाएगा, जहां पर, यहां पर देखिए, क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है जी, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो क्या कहला जाएगा यहाँ पर जी, अवकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अवकरण। तो ये दोनों अभिक्रिया हम लोग देखें क्या, कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण, और यहाँ पे निकल रहा है ऑक्सीजन, तो क्या हो जाता है यहाँ पर जी, अवकरण। यहाँ पर देख लिए क्या, कि जिसमें से हाइड्रोजन क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, उसमें क्या बोल दिए हम लोग, अवकरण। और जिसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, उसे क्या हम लोग बोल दिए, ऑक्सीकरण। तो बस ये बहुत क्या है जी, सिंपल है ना। और इसको आप लोग को बस खाली क्या करना है, ध्यान को बनाए यहाँ पर रखना है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। और हाँ, याद रखिएगा, यही दोनों प्रक्रिया जो होती है, वो क्या कहलाती है जी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, यहाँ पे भी अभी यही अभिक्रिया बताए थे, है ना। और हाँ, इतना याद रखिएगा कि हमेशा जो होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण जो होता है, वो हमेशा साथ में ही होता है, अलग अलग नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीकारक और अवकारक। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऑक्सीकरण और अवकरण। अब हम लोग क्या यहाँ पर पढ़ेंगे, ऑक्सीकारक और अवकारक। देखिए, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है, तब कहा जाता है कि वह पदार्थ क्या हो गया जी, ऑक्सीकृत हो गया, है ना। यानी जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ले लेगा, तब क्या कहलाएगा जी, वो ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक, या उसको हम क्या कह रहे हैं, कि वह पदार्थ जो हुआ है ऑक्सीकृत हो गया है। ठीक है, अब हम फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेगा, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है, तब वो क्या क्या हो जाता है उसमें जी, उसमें ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी यहाँ पर देखिए, ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या कर लिया जी, यहाँ पे
ऑक्सीजन को ले लिया, जब ऑक्सीजन को ले लेगा तो ये क्या कहला जाएगा, ये ऑक्सीकृत कहला जाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पर जी, ऑक्सीकृत कहला जाएगा। यानी ये क्या हो गया, यानी हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीकृत हुआ है, यानी हाइड्रोजन जो हुआ यहाँ पे ऑक्सीकृत हुआ है। ठीक, अब उसके बाद जो है ना कि जब किसी पदार्थ में, यहां पर देखिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन जब जुड़ेगा या कोई पदार्थ जो है ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेगा तब जो है वो ऑक्सीकृत। और जब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा तब वो क्या हो जाएगा जी, अवकृत कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकृत। यानी ऑक्सीजन अगर कोई पदार्थ में अगर चला जाता है तब क्या कहलाएगा जी, ऑक्सीकृत हो जाएगा वो। और जब ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा कोई भी यौगिक से तब वो क्या कहला जाएगा जी, अवकृत कहला जाता है। जहां जिसे पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो जब ये बाहर निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा जी, अवकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अवकृत हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और हाँ, यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ना, ये ऑक्सीजन को ले रहा है, ये क्या कर लिया जी, ऑक्सीजन को ले लिया, यानी प्राप्त कर लिया है। और जब ये प्राप्त कर लेगा तो ये क्या कहला जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद है कि जिस पदार्थ का, यानी यहाँ पे आप लोग समझें पहले क्या हुआ, यानी जो पदार्थ ऑक्सीजन को क्या करता है जी, ग्रहण करता है, जो पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है वो ऑक्सीकृत होता है, और जो पदार्थ ऑक्सीजन को अपने से निष्कासित करता है वो क्या होता है जी, अवकृत हो जाता है। ठीक, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाता है। याद रखिएगा, यानी जौन पदार्थ में क्या हो जाएगा, जिस पदार्थ में यानी जो पदार्थ ऑक्सीजन को ले लेगा वो क्या कहलाया जाएगा जी, अवकारक। ठीक है, जो पदार्थ ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, ले लेगा, है ना, वो क्या कहला जाएगा, अवकारक। ठीक है, वह अवकारक कहलाता है। समझे, यानी जिस पदार्थ का अवकरण होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। यानी जिसका देखिए, जिस पदार्थ का अवकरण होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा, है ना। यानी यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जिस पदार्थ का क्या होगा जी, ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाता है। ठीक, यानी जो क्या करेगा, ऑक्सीकरण जिसमें होगा, यानी जो ले लेगा, यानी ऑक्सीजन को जो लेगा वो क्या करे, वो क्या हो जाता है, वह पदार्थ क्या होता है, अवकारक हो जाता है। यानी यहाँ पर देखिए H2 और प्लस में क्या है जी, O2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को ले रहा है तो ये हाइड्रोजन क्या कहला जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है वो अवकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, अवकारक कहलाएगा। और जिस पदार्थ का अवकारक होता है वो क्या है जी, ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, यानी जिस पदार्थ में ऑक्सीकरण होता है, यानी जिस पदार्थ का अवकारक, जिस पदार्थ का अवकारक होता है वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। समझें। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त कर ऑक्सीकृत होता है। हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन को प्राप्त करके क्या बनता है जी, ऑक्सीकृत हो जाता है। अतः यह क्या है जी, हाइड्रोजन अवकारक है। ये क्या है, अवकारक। समझे, यानी जिस पदार्थ का अवकारक होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। यानी हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीकारक है, यानी ऑक्सीकारक एजेंट इसको कहते हैं, यानी ऑक्सीडेशन एजेंट कहते हैं इसको। समझे ना। यहाँ पर ये क्या कर लिया, यहाँ पर ये ऑक्सीजन को मतलब ले लिया और लेकर क्या कर गया, यहाँ पर जल का निर्माण कर गया। क्या कर गया, यहाँ पे जल का निर्माण कर गया। तो इसका तो ऑक्सीकरण हुआ ना, इसका ऑक्सीकरण हुआ। समझे, तो ये क्या कहलाएगा जी, अवकारक कहलाएगा। और अवकारक को ही क्या कहते हैं जी हम, यानी जिस पदार्थ का अवकारक होता है वह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। यानी ये क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्राप्त कर अवकृत हो जाता है, अतः ऑक्सीजन जो होता है क्या कहलाता है जी, ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, अब उसके बाद है ना कि यहां पर एक सेकेंड, यहाँ पे ऑक्सीकारक है नहीं, यहाँ पे अवकारक होना चाहिए, अवकारक, ठीक है, अवकारक होगा। अब यहाँ पर क्या है कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या महत्व मतलब प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भोजन को पचने में जो है ना, ये ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण और अवकरण जो होता है ना, ऑक्सीकरण और अवकरण जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या भोजन को दुर्गंधित करने में, जैसे में देखिए फ्रिज में अगर हम लोग रख देते हैं भोजन को तो वो ज़्यादा मतलब जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो एयर की उपस्थिति में आता है, इन्वायरमेंट की उपस्थिति में, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या करता है, उसमें जाकर जुड़ जाता है, और जैसे ही ऑक्सीजन जाके भोजन से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, वहाँ पे बहुत सारा बैक्टीरिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में जन्म लेगा, है ना, तो वहाँ पे क्या कर जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा वहाँ पे, और जैसे ही वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है वैसे ही भोजन क्या हो जाएगा जी, दुर्गंधित हो जाएगा। ठीक है, धातु का संक्षारण, धातु का संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, जंग लगना। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए जब हम लोहा को क्या करते हैं ना कि जैसे ही हम लोग छोड़ देते हैं कहाँ पर जी, वायु में छोड़ देते हैं या पानी के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं तो उसमें धीरे धीरे क्या लगता है, उसका में जंग लगना शुरू हो जाता है, समझें। तो उसी प्रकार क्या होता है यहाँ पे, तो ये ऑक्सीकरण करता है वहां पे और ऑक्सीकरण करके जंग लगना शुरू हो जाता है। दहन की क्रिया, बिना ऑक्सीजन के क्या दहन की प्रक्रिया होती है, अगर यहाँ पे हम लोग अगर दिया भी जलाते हैं या कोई आग जलाते हैं, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब क्या होगा जी, दहन की प्रक्रिया नहीं होती है। श्वसन की क्रिया, श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ब्लड के क्या होगा, कोशिका के पास में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वहां पे ग्लूकोज टूटेगा नहीं, और जब ग्लूकोज टूटेगा नहीं तब क्या हो जाएगा, वहां पर जी ऊर्जा निकलेगा नहीं। ठीक है, फिर क्या है, शरीर में रोगाणु से लड़ना। अब देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो जब जाता है बॉडी में तो ग्लूकोज टूटता है, और ग्लूकोज टूटे क्या करता है, एनर्जी देता है, तो एनर्जी रहेगा तब ना बैक्टीरिया से लड़ पाएगा जी, अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पर लड़ पाएगा नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण, यानी ऑक्सीकरण होता है तभी क्या होता है जी, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी होती है। ठीक, तो ऐसे करके यहाँ पर देखिए इतना क्या है, इसका प्रभाव है, ये प्रभाव इस पे पड़ता है। अब है पहला क्या, भोजन का पचना। हम जानते हैं क्या जी कि हमारे भोजन में जैसे में आलू बड़े समय है तो क्या रहता है, ये कार्बोहाइड्रेट रहता है ना, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट रहता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है जी, तब मुख गुहा से मतलब शुरू हो जाता है। ठीक, देखिए अब एक में जो है पाचन की क्रिया में क्रमशः यानी क्रम में यह स्टार्च यानी पॉलीसैकेराइड अपघटित होकर यानी कार्बोहाइड्रेट टूट कर क्या होता है जी, यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, समझे ना। अब ग्लूकोज अभी जो हम प्रक्रिया बताए ना वही प्रक्रिया यहाँ पे है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या करता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित। अभी हम बताए थे ना कि जब ऑक्सीजन को हम जब लेते हैं तो कहाँ जाता है जी, फेफड़े से मतलब होके ब्लड द्वारा होते हुए कोशिका तक पहुंच जाता है, और वहां पर रहता है क्या, ग्लूकोज रहता है, तो ग्लूकोज को तोड़ने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन करता है, समझे। तो वहां भी ऑक्सीकरण होता है और टूट कर क्या करता है, वहां पे ऊर्जा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जानवर करता है, फिर फेफड़ा में आता है, फिर बाहर चला जाता है। वाटर अब जानवर करते हैं कि वाटर फिर जो होता है बच्चा जो एक्स्ट्रा रहता है वो निकल जाता है, और जो बैलेंस रहता है वो बॉडी में हमारा क्या करता है जी, उसका यूटिलाइज कर जाता है। अब भोजन का दुर्गंधित होना, तो भोजन का दुर्गंधित होना अभी हम बताए हैं, ताजे भोजन का जो गंध होता है वो एकदम बहुत बढ़िया लगता है ना, लेकिन जब लंबे समय तक कुछ देर तक क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं
ऐसी इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, तब क्या हो जाता है जी, वो दुर्गंधित हो जाता है ना। इसे बासी भोजन कहते हैं, है ना। जो दुर्गंधित हो गया यानी लंबे समय तक छोड़ दिए, उस भोजन को क्या कहते हैं जी, बासी भोजन कहते हैं। और ये भोजन जो होता है दुर्गंधित यानी उसमें से गंध आने लगता है, अब उसका स्वाद जो होता है वो अप्रिय यानी अच्छा अब नहीं लगने लगता है, ठीक ना। और उसका गंध भी क्या होता है जी, वो खराब निकलता है, ठीक। भोजन के अब क्या है, अप्रिय हो जाने के कारण भोजन में उपस्थित वसा, यानी देखिए भोजन में जो वसा, भोजन में क्या रहता है, वसा रहता है, प्रोटीन रहता है, तेल रहता है, फैट मतलब इस बहुत सारा चीज मतलब है यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो भोजन में जो उपस्थित जो वसा होती है या तेल होता है, वो काफी समय वायु के साथ में रहने पर ऑक्सीकरण कम होता है। ऑक्सीकरण मतलब यानी ऑक्सीजन के द्वारा वो जुड़ता है तो ऑक्सीकृत हो जाता है, और जैसे ही वो ऑक्सीकृत हो जाता है तो उसमें से गंध और स्वाद उसका क्या हो जाता है जी, अप्रिय हो जाता है, यानी वो क्या हो जाता है, वहां पे खराब हो जाता है। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे कि कुछ उपाय, देखो बहुत सारा उपाय है ना। उस उपाय के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भोजन को अप्रिय यानी दुर्गंधित होने से हम लोग बचा सकते हैं। कैसे जी, तो देखिए यहाँ पे वसा युक्त भोजन को एक विशेष प्रकार का पदार्थ यानी सिट्रिक अम्ल या क्या है जी, लेसिथिन, जिसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, है ना, मिला देने पर भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। किसको मिला देने पर नहीं होता है जी, एंटीऑक्सीडेंट यानी क्या है, सिट्रिक अम्ल या लेसिथिन, है ना। एकरा में हम लोग देखिए यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि ऑक्सीडेंट में मतलब क्या होता है जी, तो सिट्रिक अम्ल और क्या होता है, लेसिथिन होता है ना। और इसको क्या कर देते हैं जी हम लोग, जैसे ही मतलब मिला देते हैं ना, तब भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, यानी भोजन वहां से दुर्गंधित नहीं होता है। घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर भी उसे ऑक्सीकरण मतलब होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। भोजन को वायु रुद्ध बर्तनों में रखकर भी ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। यानी जैसे में देखिए यहाँ पे जो बर्तन है ना, क्या बोलते हैं, जो कुरकुरे होता है ना, चिप्स होता है, उस सब में क्या होता है कि अक्रिय गैस का उसमें लेप चढ़ा दिया जाता है, समझें। उस अक्रिय गैस के लेप से क्या होता है कि उसमें से ऑक्सीजन मतलब, और वहां पे उसमें कोई गैस अक्रिय गैस भर दिया जाता है ना। अब वो गैस जो होता है ना, वो किसी से कांटेक्ट मतलब वो भोजन जो अंदर रहता है उस भोजन से कांटेक्ट यानी रिएक्शन नहीं कर पाता है। और जैसे ही रिएक्शन नहीं कर पाता है ना, तब क्या होता है, वो भोजन जो होता है लंबे समय तक सुरक्षित रह पाता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पर भोजन को दूषित होने से हम लोग बचा सकते हैं। अब धातु का संक्षारण तो हम लोग जानते ही हैं कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता यानी नमी है ना के संपर्क में आती है, यानी जब कोई धातु जैसे मान लीजिए लोहे को ले लेते हैं, तो लोहा को अगर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही पानी में छोड़ देते हैं या वायु में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें जंग लगना शुरू होता है। और वही क्या होता है, लोहे में यानी धातु में जंग लगना ही क्या कहलाता है जी, संक्षारण कहलाता है, यानी वो संक्षारित होता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण। जैसे में देखिए चांदी जो होता है, चांदी के ऊपरी परत में जो होता है ना, लंबे समय तक पहनले रहो, जैसे पहनले रहेगा तो वायु के कांटेक्ट में आते रहता है, तो क्या होता है, काला परत चढ़ जाता है। तांबा वाला में जो तांबा कुछ भी बर्तन रहता है, चाहे भी कुछ भी मतलब रहता है ना बर्तन, उसमें जो होता है उसमें देखिएगा तो हरा यानी हरा कलर के परत मतलब जम जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब धातु पर समझे कि एक प्रकार का जंग लगा हुआ है। जैसे में हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, उसमें से बहुत अच्छे से देख सकते हैं, लोहे में देख सकते हैं, है ना। फिर क्या कि संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की क्या रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे के बने वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे के संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में क्या होता है जी, अधिक ज्यादा पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संक्षारण होता है तो इसका क्या होता है जी, इतना ही सब हानि होता है
है ना। अब इसको रोका कैसे जाएगा, तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग जी, धातु के ऊपर पेंट चढ़ा देते हैं, धातु के ऊपर पेंट को चढ़ा देते हैं। चढ़ाने पर धातु का संक्षारण रुक जाता है। ठीक है, यानी अब हम लोग इसको जब रोकना हो, धातु का संक्षारण को रोकना हो, तो क्या करते हैं जी, धातु को पहले हम लोग क्या करते हैं, उस पर पेंट चढ़ा देते हैं। जैसे ही पेंट चढ़ाते हैं तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो आना बंद कर देता है। जैसे ही वो ऑक्सीजन कांटेक्ट में आना बंद हो जाएगा तो ये रिएक्शन धातु यानी ऑक्सीजन से धातु करेगा नहीं। और जब ऑक्सीजन से धातु रिएक्शन नहीं करेगा तब क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, ये धातु बच जाएगा। उसमें क्या होगा, मतलब वो खराब नहीं होगा और लंबे समय तक इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग घरों में देखते हैं, घर में जब आता है किमाड़ी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जिस पे पेंट चढ़ा देते हैं। जैसे ही पेंट चढ़ा देते हैं तो वो लंबा समय तक वो चल पाता है। ठीक, अब है दहन की क्रिया। हमारे दैनिक जीवन में हम लोग जानते ही हैं कि दहन की क्रियाएं, मतलब कई क्रियाएं दिखती है। जैसे में ज्वाला क्या है, जलावन के रूप में लकड़ी, कोयला, किरोसिन, है ना, पेट्रोल, CNG, LPG सबका हम क्या करते हैं जो उपयोग करते हैं। LPG का फुल फॉर्म याद रखिएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। और इन सब को जलाने के लिए ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के उपयोग से वो नहीं जलता है। ठीक, तो आज के लिए क्या है जी, इतना ही है। अब हम लोग जो है ना, इसमें एक लेक्चर क्या लगेगा जी और लगेगा, और हम लोग जो है यहाँ पर अगले यानी कल जो है हम लोग क्या कर देंगे, इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।